तो दोस्तों पिछली वीडियो में हमने जो है रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट को पढ़ा था, रूल्स ऑफ अकाउंटिंग को पढ़ा था कि क्रेडिट और डेबिट के क्या क्या रूल्स होते हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो में पढ़ा दिया था, वो सबसे जो है इम्पोर्टेंट रूल था। पूरी अकाउंटिंग हमें जो है उसी रूल के हिसाब से जो है करनी है और उसी रूल की वजह से ही जो है हमें पूरी अकाउंटिंग समझ में आ जाती है। तो उसके आगे जो आपका दिया हुआ है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, उसके आगे जो है आप इस वीडियो में हम जो है इसको कवर करेंगे, इस वीडियो में हम इसको पढ़ेंगे। तो हेलो दोस्तों, मैं नीरज सिंह स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल भारतीय पाठशाला में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अकाउंटेंसी, जो कि क्लास 10+2 NIOS की है। आज हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है अकाउंटिंग फॉर बिजनेस ट्रांजैक्शन, जो कि हमारा जो है चल रहा है। उसके आगे का जो टॉपिक है उसको पढ़ने जा रहे हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं ऐसी एजुकेशन कंटेंट के रिलेटेड जो है वीडियोस लाता रहता हूं। अगर आपको एजुकेशन रिलेटेड से जो है वीडियोस चाहिए होती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों पहले समझते हैं बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को, कि बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है। देखिए मेरी बात को समझिएगा। जैसे कि हम अकाउंटिंग क्यों करते हैं, अकाउंटिंग का एक मेन फंक्शन क्या होता है कि हमें ट्रू और फेयर प्रॉफिट या लॉस बताना। हम अकाउंटिंग जो है इसीलिए करते हैं कि साल के बाद या महीने के बाद हमें पता चले कि हमारे बिजनेस को प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, और वो सच्चा बिल्कुल फेयर होना चाहिए। यही जो है मेन फंक्शन होता है। तो इसी प्रॉफिट का एक अमाउंट या लॉस का, या मैं बोलूँगा इनकम का अमाउंट निकालने के लिए जो भी मेथड्स मान लीजिए, आप समझ लीजिए, उसे बेसिस जो भी यूज़ किए जाते हैं उसे बोला जाता है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। कुछ 3 बेसिस पे जो है वो अकाउंटिंग की जाती है, वो प्रॉफिट या वो इनकम निकालने के लिए, तो उसे बोला जाता है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के जो है वो 3 टाइप की बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होती है। सबसे पहला होता है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, दूसरा होता है एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, तीसरा होता है हाइब्रिड और मिक्स बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ये 3 बेसिस जो है, 3 बेसिस से अकाउंटिंग की जाती है। प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए, आप बोल दीजिए कि इनकम निकालने के लिए ये अकाउंटिंग की जाती है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, कि आखिर कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है। देखिए, दिस इज अ सिस्टम इन विच अकाउंटिंग एंट्रीज आर रिकॉर्डेड ओनली व्हेन कैश इज रिसीव्ड और पेड। देखिए, इस कैश बेसिस में क्या होता है, अकाउंटिंग एंट्रीज को, जो भी ट्रांजैक्शंस होती हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन, उनको तब रिकॉर्ड किया जाता है जब या तो वो कैश मिलता है या कैश हम जो है पे करते हैं किसी को, या कैश जाता है या कैश हमें मिलता है, तभी ही जो है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में अकाउंटिंग जो है एंट्रीज रिकॉर्ड होंगी। रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज ओनली रिसिप्ट ऑफ कैश। रेवेन्यू कब हमें पहचान में आती है, जब जो है कैश की रिसिप्ट हो जाते हैं, कैश हमें मिल जाता है, तभी ही हम मानते हैं कि रेवेन्यू हमें हुआ है। और सिमिलरली एक्सपेंस आर रिकॉर्डेड व्हेन दे आर पेड। एक्सपेंस जब भी खर्चे होते हैं जब रिकॉर्ड किए जाते हैं, जब हम जो है खर्चे को पे करते हैं। हमें आउटस्टैंडिंग, जैसे कि एडवांस खर्चा हमने पहले ही पे कर दिया, वो नहीं रिकॉर्ड किया जाएगा। हमने जो है पहले ही पे कर दिया, मान लीजिए एक्सपेंस हमने पे कर दिया, तभी जो है उसको रिकॉर्ड किया जाएगा। अगर मान लीजिए कि डेट आ गई, ड्यू है, हम ये नहीं समझेंगे कि एक्सपेंस हमें हुआ है। मान लीजिए रेंट की डेट आ गई, हमें पता है ना कि हमारा खर्चा होने वाला है, तो हम तब रिकॉर्ड नहीं करेंगे जब उसको देंगे। 1 तारीख को मान लीजिए ड्यू हुआ, हमने 15 तारीख को उसको दे दिया, जब 15 तारीख को देंगे तभी जो है इसमें रिकॉर्ड किया जाएगा, वरना तो नहीं। द डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड टोटल एक्सपेंस रिप्रेजेंट प्रॉफिट और लॉस ऑफ द एंटरप्राइज। देखिए इनके बीच में डिफरेंस, टोटल रेवेन्यू जो हमें इनकम मिली है टोटल, और टोटल एक्सपेंस जो हमने खर्चे किए हैं, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा वही इसमें प्रॉफिट और लॉस जो है माना जाएगा। कोई आउटस्टैंडिंग नहीं, कोई प्रीपेड नहीं, कोई एडवांस, कुछ भी नहीं आएगा। ये सब को इग्नोर करेगा, कुछ भी नहीं आएगा इसमें। जो है कैश जब हमें मिलेगा और या कैश जब हम पे करेंगे, तभी जो है अकाउंटिंग एंट्रीज को इसमें रिकॉर्ड किया जाता है। तो ये होता है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। कैश के बेस पे जो है अकाउंटिंग की जाती है। तो इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पढ़ते हैं। तो सबसे पहले एडवांटेजेस पढ़ते हैं। एडवांटेजेस में कह रहा है इट इज़ वेरी सिंपल एज नो एडजस्टमेंट एंट्रीज आर रिक्वायर्ड। ये बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई एडजस्टमेंट एंट्रीज के जो है हमें रिक्वायरमेंट नहीं होती। इसमें एडजस्टमेंट एंट्रीज जो होती है जिसमें एडजस्ट किया जाता है, कैश और बैंक का जो है नाम नहीं आता, इस एंट्रीज की जो है रिक्वायरमेंट हमें नहीं पड़ती। इट अपीयर्स मोर ऑब्जेक्टिव एज वेरी फ्यू एस्टिमेट्स एंड पर्सनल जजमेंट आर रिक्वायर्ड। ये जो है ज़्यादा ही कुछ ऑब्जेक्टिव होता है, इसमें हमें जो है पर्सनल जजमेंट की ज़रूरत नहीं होती, ना ही हमें जो है ज़्यादा एस्टिमेट लगाने की ज़रूरत होती है, जैसे कि अनुमान लगाने की हमें
ज़रूरत नहीं पड़ती और व्यक्तिगत निर्णय की जो है हमें ज़्यादा इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती। तो थर्ड में कह रहा है इट इज़ मोर सूटेबल फॉर दोज एंटिटीज़ विच हैव मोस्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन ऑन कैश बेसिस। ये उसके लिए ज़्यादा सूटेबल है, उस बिज़नेस के लिए ज़्यादा सूटेबल है जो जिसमें जो है सबसे ज़्यादा कैश की ट्रांजैक्शंस होती हैं, कैश बेसिस पे जो है अकाउंटिंग होती है। जैसे कि कैश आया कैश गया, उधार का कोई चक्कर ही नहीं है। तो उस बेसिस के लिए जो है, उस इंटरप्राइज के लिए जो है ज़्यादा सूटेबल ये रहता है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। डिसएडवांटेज में देखते हैं, इट डजंट गिव a true and fair view of profit and loss and the financial position of the business. It ignores outstanding and prepaid expenses। देखिए ये क्या कह रहा है कि हमें जो है ये अकाउंटिंग जो है हमें ट्रू और फेयर व्यू नहीं देता प्रॉफिट एंड लॉस का। हम ये नहीं समझ सकते ये बिल्कुल सच्चा है। मान लीजिए आउटस्टैंडिंग है तो आउटस्टैंडिंग और एक होता है आउटस्टैंडिंग, एक होता है प्रीपेड। जैसे कि डेट आ गई ड्यू बट नॉट पेड, उसे बोला जाता है आउटस्टैंडिंग। और प्रीपेड मतलब होता है एडवांस। मान लीजिए हमने जो है एडवांस इनकम मिलने वाली हो, हमें एडवांस इनकम मिली है तो उसे नहीं रिकॉर्ड करेगा, आउटस्टैंडिंग जो है होती हो आउटस्टैंडिंग। जैसे कि खर्चा में जो है ड्यू हो गया, हमने पे नहीं किया लेकिन खर्चा तो वो है ना, इसीलिए जो है ये ट्रू और फेयर वैल्यू नहीं दिखाता। खर्चे ज़्यादा होते हैं, कैश में जो है हमने ज़्यादा पे नहीं किए होते तो कैश के हिसाब से जो है ये दिखा देता है। मान लीजिए हमें बहुत खर्चे हो, हमें 3 हमने जो है जगह ले रखी हूँ खर्चे पे, उन सब का जो है रेंट ड्यू हो गया बट हमने पे नहीं किया, एक इंटरप्राइज का हमने पे कर दिया। तो कैश बेसिस के हिसाब से हम जो है एक एक्सपेंस मानेंगे, लेकिन हुए तो हमारे 3 है। हम अगर रियलिटी में देखें तो जो है ये फेयर वैल्यू नहीं बताता प्रॉफिट एंड लॉस की। इट डजंट फॉलो द मैचिंग कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। मैचिंग कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग को ये फॉलो नहीं करता। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया था मैचिंग कॉन्सेप्ट, उसमें जो है सारे एक्सपेंसेस चाहे वो कैश के हों, चाहे वो उधार के हों, चाहे आउटस्टैंडिंग जैसे भी हो, सारी इनकम्स जो है उन दोनों को मैच किया जाता है, उनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो हमारा प्रॉफिट माना जाता है। लेकिन इसमें क्या है कि कैश के हिसाब से जो हमने पे किया वो लिखेंगे और जो हमें कैश में मिला वो लिखेंगे। लेकिन मैचिंग कॉन्सेप्ट में ये था उधार भी लिखना होता है और जो है आउटस्टैंडिंग हो या चाहे प्रीपेड हो उसे भी जो है हमें लिखना होता है। तो ये उसको जो है फॉलो नहीं करता। तो दोस्तों कैश बेसिस अकाउंटिंग के हिसाब से आपकी बुक में एक इलस्ट्रेशन दिया हुआ है, इलस्ट्रेशन 7, उसको एक बार जो है कर लेते हैं, इससे आपको जो है अच्छे से समझ में आ जाएगा कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो इलस्ट्रेशन 7 है जो कि पेज नंबर 73 में दिया हुआ है आपकी बुक में। अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, एक बार जो है इसकी स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा या यहीं पे जो है आप देख लीजिएगा। तो चलते हैं करते हैं इलस्ट्रेशन 7 को। तो देखिए इलस्ट्रेशन 7 में लिखा क्या है, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 13-14 मेलाराम हैड कैश सेल्स। कैश सेल्स हुई है, सबसे पहले हम लिख देते हैं, यानी कि कैश में जो है उसने सेल्स की है जो कि है 5,80,000 की, और क्रेडिट पे भी की है उसने, और क्रेडिट में उसने की है 2,65,000। ठीक है। और हिज एक्सपेंस यानी कि उसके खर्चे हैं जो कि पूरे साल के हैं, एक्सपेंस जो हुए हैं पूरे साल के वो है 4,60,000 लिखा भी हुआ है। जैसे कि एक्सपेंस फॉर द ईयर वर 4,60,000 एंड आउट ऑफ विच, इसमें से 60,000 आर स्टिल टू बी पेड। स्टिल टू बी पेड, अभी तक जो है उसने पे नहीं किए, स्टिल टू बी पेड 60,000। एंड फाइंड आउट मेलाराम इनकम ऑफ द ईयर फॉलोइंग द कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के हिसाब से हमने जो है इसका प्रॉफिट निकालना है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कैश बेसिस में हमने जो है ये पढ़ा था कि कैश जब पे किया जाए या कैश हमें मिले तभी रिकॉर्ड होगा कैश सेल्स। अब कैश सेल्स मतलब कैश में सेल हुई है, ठीक है जी, मतलब इसका मतलब हमें कैश मिला है। तो सबसे पहले हम ये लिख देते हैं कैश सेल्स, ये हमारी रेवेन्यू है, ठीक है, कैश सेल्स हमारी रेवेन्यू है। तो 5,80,000 मैं लिख देता हूँ क्योंकि ये हमें मिल चुका है, कैश में सेल हुई है, जाहिर सी बात है कैश हमें मिला होगा। और क्रेडिट पे सेल्स हुई यानी कि उधार पे, इसका मतलब हमें कैश नहीं मिला अभी तक, तो इसको मैं नहीं लिखूंगा। एक्सपेंस ऑफ द ईयर 4,60,000, 4,60,000 रुपये का जो है एक्सपेंस था और उसमें से 60,000 अभी तक हमने पे नहीं किया।
तो इसका मतलब हमने 60,000, अगर 4,60,000 में से 60,000 पे नहीं किया तो पे कितना किया होगा, इसमें से माइनस कर दो, 4 लाख पे किया होगा। जाहिर सी बात है अगर हमने जो है 4,60,000 में से 60,000 पे नहीं किया तो 4 लाख रुपीस हमने पे किए हैं, और पे कितने किए, जो पे किया है वो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में आएगा। तो एक्सपेंस में लिख देता हूं कितने हैं, 4 लाख, ठीक है। और रेवेन्यू का इनका डिफरेंस क्या आ रहा है, 5,80,000 में से 4 लाख माइनस करूंगा तो बचेगा मेरा 1,80,000। तो ये हुआ नेट प्रॉफिट। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के हिसाब से ये हमारा जो है नेट प्रॉफिट निकल आया। कैश सेल्स हुई थी 5,80,000 रुपये की, इसका मतलब हमें कैश मिला है तो मैंने लिख दिया क्रेडिट, का मतलब ही नहीं है कैश बेसिस में। एक्सपेंस जो कि पूरे साल में हुए थे 4,60,000, और 60,000 अभी तक हमने नहीं दिए, तो जो दिए हैं वो है 4 लाख। 5,80,000 की रेवेन्यू थी, उसमें से माइनस कर दिया एक्सपेंस, हमारा निकल आया नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर। किसके हिसाब से, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के हिसाब से। तो अभी हम समझते हैं एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग आखिर वो क्या होता है। तो आइए दोस्तों समझ लेते हैं एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को, कि एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या है। जैसे कि हमने पिछली स्लाइड में हमने पढ़ा कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, जो जब कैश मिलता है या हमसे जाता है तब जो है अकाउंटिंग एंट्रीज को रिकॉर्ड किया जाता है। ये उसका उल्टा है, ये उसको तो रिकॉर्ड करेगा ही, जब कैश मिलेगा या जाएगा उसको तो रिकॉर्ड करेगा ही करेगा, साथ में उसको क्रेडिट को भी करेगा। यानी कि जब ट्रांजैक्शन बनेगी, एक ट्रांजैक्शन हमारे बिजनेस में हो रही है, जैसे कि हम ट्रांजैक्शन हुई, चाहे उसमें कैश मिले या ना मिले उसको हम रिकॉर्ड करेंगे। ये एक्रूअल बेसिस ये कहता है। आपकी बुक में जो लिखा हुआ है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लिखा हुआ है, मैंने जो है यहाँ पे आपको सिंपली में समझाने के लिए लिखा है, कुछ गूगल करके मैंने जो है यहाँ पे आपको लिखा है एक्रूअल। इसको एक बार पढ़ लेते हैं। एक्रूअल अकाउंटिंग इज एन अकाउंटिंग मेथड वेयर रेवेन्यू और एक्सपेंस आर रिकॉर्डेड व्हेन द ट्रांजैक्शन ऑकर्स रेदर देन व्हेन पेमेंट इज रिसीव और मेड। जब ट्रांजैक्शन बनेगी, जब ट्रांजैक्शन हमारे बिजनेस में होगी तभी हम उसको रिकॉर्ड करेंगे, चाहे हमें कैश जो है रिसीव्ड हुआ हो या हमने कैश की जो है पेमेंट की है या नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है। जब ट्रांजैक्शन बनेगी हम उसको रिकॉर्ड कर देंगे, चाहे हमें कैश मिला हो या ना मिला हो। देखिए कैश मिलेगा तो रिकॉर्ड करेंगे, या पे करेंगे तो भी हम इसमें रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन मान लीजिए ड्यू हो गया, 1 तारीख को हमारी ट्रांजैक्शन बन रही है आउटस्टैंडिंग की, जैसे कि 1 तारीख को हमने रेंट पे करना था लेकिन हमने नहीं किया, तब भी हम उसको 1 तारीख पे ही रिकॉर्ड करेंगे आउटस्टैंडिंग के नाम से। देखिए इसमें ये कहता है कि एक तो कैश वाला तो करेगा, साथ में जो है आउटस्टैंडिंग रेवेन्यू भी सब करेगा। इट रिकॉर्ड्स द कैश ट्रांजैक्शन एज वेल एज क्रेडिट ट्रांजैक्शन। देखिए कैश ट्रांजैक्शन तो रिकॉर्ड करेगा ही करेगा, उसके साथ साथ क्रेडिट ट्रांजैक्शन को भी रिकॉर्ड करेगा, उधार की ट्रांजैक्शन को भी रिकॉर्ड करेगा। उधार में हमारे पास कैश मिलता तो है नहीं हमें, या उधार में हम जो है किसी से हमारी उधार होगी, हमने कैश नहीं पे किया उसे, उसमें भी कैश हमारा जाता तो नहीं है, लेकिन तब भी हम उसको क्रेडिट के नाम से रिकॉर्ड करेंगे ही करेंगे। एक्रूअल बेसिस ये कहता है। इट रिकॉर्ड्स आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मैंने आपको समझाया कि ड्यू बट नॉट पेड। ड्यू तो हो गई, डेट आ गई पे करने की, लेकिन हमने पे नहीं किया, उसको भी ये रिकॉर्ड करेगा। प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड मतलब होता है एडवांस, डेट आने से पहले ही, डेट आने 1 तारीख की डेट थी, हमने 15 तारीख को, पिछली 15 को ही दे दिया, तो एडवांस एक्सपेंस। एक्रूड इनकम, एक्यूर्ड बोल रहा हूँ, एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम मतलब होता है अर्न, लेकिन हमने कमा तो ली लेकिन हमें मिली नहीं अभी तक, तो उसको बोला जाता है एक्रूड इनकम। इसको भी जो है रिकॉर्ड किया जाता है एक्रूअल बेसिस में। एक्रूड इनकम को भी हमने कमा ली है लेकिन हमें मिली नहीं है, तब भी उसको जो है रिकॉर्ड किया जाएगा, क्योंकि उस दिन हमने मान लीजिए एक तारीख को हमने कमा ली लेकिन मिलती 15 तारीख को है। 1 तारीख को हमने कमा ली लेकिन मिलेगी कब, 15 तारीख को। लेकिन हम ट्रांजैक्शन को तभी रिकॉर्ड करेंगे 1 तारीख को जब हमें जो है हमने कमा ली थी उसको। मिलने ना मिलने से इसका वो हिसाब किताब ही नहीं है। एक तो जब मिलेगा तब रिकॉर्ड किया जाएगा, नहीं मिलेगा तब भी रिकॉर्ड किया जाएगा, जब ट्रांजैक्शन बनेगी तभी उसको रिकॉर्ड किया जाएगा। एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ये कहता है। आइए इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पढ़ लेते हैं दोनों। बेस्ड ऑन ऑल ट्रांजैक्शन, ये सारी ट्रांजैक्शनों पे बेस्ड है ऑफ द ईयर
एंड डिस्क्लोज करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए इसमें सारी ट्रांजैक्शनों को रिकॉर्ड किया जाता है, हमने अभी अभी पढ़ा, एक से एक जो है ट्रांजैक्शन है उसमें रिकॉर्ड किया जाता है सारी की सारी ट्रांजैक्शन को, इसलिए इस वजह से हमें जो है करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस इसमें मिलता है। करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस हमें इसमें मिलता है क्योंकि जो हमने एक्सपेंस पे नहीं किए उसको भी दिखाता है, जो हमें इनकम अभी नहीं मिली उसको भी दिखाता है, तो हमें पता चल जाता है कि सारा क्या हमारे कितना खर्चा है हमारे फर्म का और कितना जो है हमारे फर्म की इनकम है। तो इससे प्रॉफिट भी सही निकल जाता है और लॉस भी हमारा बिल्कुल सही निकल जाता है। द मेथड इज़ यूज्ड इन ऑल टाइप्स ऑफ बिजनेस यूनिट्स। देखिए ये जो मेथड है सब बिजनेस यूनिट जो भी बिजनेस एंटरप्राइजेस है उसमें सब में जो है आजकल यही यूज़ किया जाता है, और इसको अंडर कंपनीज एक्ट के भी अंडर जो है ये इसको भी जो है मान्यता दी जाती है। इट इज़ मोर साइंटिफिक एंड रैशनल इन एप्लीकेशन। देखिए इसको लागू करने में ये मोर साइंटिफिक है और रैशनल है, लागू करने में ये ज़्यादा वैज्ञानिक ही है। डिसएडवांटेजेस को पढ़ते हैं। इट इज़ नॉट सिंपल। देखिए उसमें क्या था, बहुत सिंपल था, ये जो है सिंपल नहीं है। एंड रिक्वायर्स द यूज ऑफ एस्टिमेट और पर्सनल जजमेंट। देखिए इसमें क्या होता है, हमें एस्टिमेट की रिक्वायरमेंट होती है। एस्टिमेट मतलब अंदाज़ा लगाने की रिक्वायरमेंट होती है। उसमें क्या था कैश बेसिस में कि कैश आया तो हमने रिकॉर्ड कर लिया, कोई अनुमान लगाने की ज़रूरत है नहीं। इसमें अनुमान लगाने की ज़रूरत है कि कब जो है हमारे आउटस्टैंडिंग कितनी थी, या हमने एडवांस कितना पे किया था, या हमने जो है कितनी कितनी जो है इनकम कमा ली है लेकिन हमें मिली नहीं है। तो इसमें क्या है अंदाज़ा एक लगा सकते हैं। और पर्सनल जजमेंट यानी कि व्यक्तिगत निर्णय की भी जो है बहुत ज़्यादा इसमें हमारे पास रिक्वायरमेंट होती है। इस फेल्स टू डिस्क्लोज एक्चुअल कैश फ्लो। एक्चुअल जो है वास्तविक कैश फ्लो जो होता है वो देखने को हमें इसमें नहीं मिलता। तो आइए इसका जो है इलस्ट्रेशन भी एक्रूअल बेसिस का दिया हुआ है, इसको भी एक बार हम कर लेते हैं। तो आइए करते हैं इलस्ट्रेशन 8 को। इलस्ट्रेशन 8 में ही जो बोल रहा है इलस्ट्रेशन 7 लेने को, उसी के हिसाब से हमें जो है एक्रूअल बेसिस से देखेगी। जैसे कि हमने पिछली स्लाइड में इलस्ट्रेशन 7 की अकाउंटिंग जो है कैश बेसिस से की थी, अब उसकी अकाउंटिंग हमें एक्रूअल बेसिस में करनी है। तो फिर से मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 8 है, यहाँ पे इलस्ट्रेशन 8 आप समझ लीजिए, लेकिन मैं लिख देता हूँ यहाँ पे इलस्ट्रेशन 7 इन एक्रूअल बेसिस। आप जो है एक बार ट्रांजैक्शन वो इलस्ट्रेशन अपनी बुक में खोल लीजिए इलस्ट्रेशन 7 को ही, नहीं तो आपको जो है यहाँ पे स्क्रीन पे यहाँ पे दिख रहा होगा इलस्ट्रेशन 7। देखिए इलस्ट्रेशन 7 में वही है कि हमने जो है एक तो कैश सेल्स की थी जो कि थी 5,80,000 की, और हमने जो है एक क्रेडिट सेल की थी जो कि हमारी थी 2,65,000 की। ठीक है, और हमने जो है एक्सपेंस किए थे पूरे साल में एक जो कि थी 4,60,000, और स्टिल पेड मतलब टू बी पेड, उसमें से हमने जो है 60,000 रुपये अभी तक नहीं दिए थे। यही हमने इलस्ट्रेशन 7 में किया था जिसमें हमारा जो है 1,80,000 नेट प्रॉफिट निकला था। अब हमें एक्रूअल बेसिस से उसकी अकाउंटिंग करनी है और उसका प्रॉफिट जो है हमें एक्रूअल बेसिस के हिसाब से निकालना है। तो सबसे पहले जो है हम रेवेन्यू को लिख लेते हैं। रेवेन्यू हमारी कितनी हुई है, एक तो कैश सेल्स किया हो, कैश तो इसमें रिकॉर्ड होगा ही होगा, साथ में क्रेडिट भी होगा। मैंने आपको अभी भी समझाया था उधार पे भी, क्योंकि ट्रांजैक्शन उधार की बन रही है, तो दोनों को मिला के जो है कितना हमारा बन रहा है, दोनों को मिला के जो है हमारा बन रहा है 8,45,000 8,45,000 बन रहा है। तो रेवेन्यू हमारी कितनी मिली हमें 8,45,000 जो है हमारी बन रही है रेवेन्यू। और एक्सपेंस कितने के बन रहे हैं, एक्सपेंस हमारे पूरे ईयर में 4,60,000 के बन रहे हैं, और 60,000 अभी तक उसमें से हमने पे नहीं किया। तो ये जो है मैटर नहीं रखता इसमें कि हमने कितना पे नहीं किया है, क्योंकि हमारे जो है ट्रांजैक्शन बन रही है यहाँ पे। ट्रांजैक्शन हमारी यह हुई है तो हम एक्सपेंस को जो है 4,60,000 ही रिकॉर्ड करेंगे, चाहे हमने उसको पे किया है या नहीं, लेकिन हमारा जो है खर्चा इतना है ही है। तो इन दोनों को हम अगर प्लस करेंगे, इन दोनों के बीच में जो है नेट इनकम हम निकालेंगे
8,45,000 को 4,60,000 माइनस करेंगे तो बचेगा 3,85,000। तो ये हमारा जो है नेट इनकम निकल के आ जाएगी, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस था। तो एक्रूअल बेसिस से हमने अकाउंटिंग यहाँ पे हमने कर ली है। तो आइए समझते हैं हाइब्रिड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को। तो दोस्तों आइए समझते हैं हाइब्रिड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। इसको जो है मिक्स बेसिस भी कहा जाता है, मिक्स बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो आइए इस अकाउंटिंग में क्या है, देखिए मैं आपको समझा देता हूँ इस अकाउंटिंग में क्या है। देखिए कैश और एक्रूअल के अलग अलग जो है एडवांटेजेस हैं, अलग अलग डिसएडवांटेजेस हैं, जो आपने जो है पढ़ चुके हैं, आपने पढ़ लिया है उसकी। तो ये इस हाइब्रिड और मिक्स बेसिस में क्या है, ये क्या है कि कुछ तो कैश में से ले लिया और कुछ एक्रूअल में से ले लिया, उसको दोनों को जो है बेस बना दिया, एक बेसिस बना दिया, उसको बोला जाएगा मिक्स बेसिस ऑफ अकाउंटिंग यानी कि हाइब्रिड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। देखिए एन अकाउंटिंग सिस्टम which is the combination of both cash basis as well as accrual basis in use. This system is called hybrid basis of accounting. कैश बेसिस में और एक्रूअल बेसिस दोनों का कुछ कुछ जो है, दोनों का कॉम्बिनेशन, यही कहलाता है हाइब्रिड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। आपकी बुक में इतना ही दिया हुआ है कि इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है हाइब्रिड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कहलाता है। कुछ कैश बेसिस में, कुछ जो है एक्रूअल बेसिस में, मतलब कुछ कुछ अच्छी चीज़ें दोनों में से ले ली, उन दोनों का कॉम्बिनेशन बना दिया, उसे बोला जाएगा हाइब्रिड और मिक्स बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। देखिए इसमें क्या होता है, आपके जो एसेट्स हैं, मैंने आपको समझा दिए थे एसेट्स, और जो कि इनकम है, वो दोनों जो है वो कैश बेसिस में रिकॉर्ड की जाती है। आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ, मैं आपको समझा देता हूं। एसेट्स और इनकम जो है वो कैश बेसिस में लिखी गई है, और जो आपकी लायबिलिटीज हैं, यानी कि आपके जो कर्जे और या आप मान लीजिए एक्सपेंसेस, एक ये दोनों जो है आपकी एक्रूअल बेसिस पे रिकॉर्ड की जाएंगी। एसेट्स और इनकम, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एसेट्स हमारे पास आया, या इनकम हमारे पास जब तक आई नहीं है, जब तक रिसीव नहीं की गई, तब उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। जब रिसीव हुई तब उसको रिकॉर्ड कर देंगे कैश बेसिस पे। एक्रूअल बेसिस पे हम लायबिलिटीज और एक्सपेंस को रिकॉर्ड करेंगे, यानी कि हमें जैसे ही पता चल गया कि हमारा एक्सपेंस हो रहा है, चाहे हमने पे किया हो या नहीं किया हो, तब हमको जो है उसको हम रिकॉर्ड कर देंगे। या हमारे पास जो है कर्जा आने वाला है, चाहे हमारे पास आया है या नहीं, तब हमको इसको रिकॉर्ड कर देंगे। ये रिकॉर्ड जो है इस बेसिस पे रिकॉर्ड वो करते हैं जो प्रोफेशनल्स होते हैं, लाइक सीए जो होते हैं, डॉक्टर्स वगैरह, जो पेशेवर लोग होते हैं, वो जो है इस मिक्स बेसिस में अपनी जो है अकाउंटिंग को रिकॉर्ड करते हैं। बाकी कोई जो है बिजनेस इंटरप्राइज बहुत कम है, बहुत रेयर केस में जो है इस बेसिस में रिकॉर्ड करता है। जैसे कि बिजनेस इंटरप्राइज जो है आप ज़्यादातर देखेंगे तो एक्रूअल बेसिस पे अपनी जो है अकाउंटिंग करता है। मिक्स बेसिस पे जो प्रोफेशंस होते हैं वो जो है रिकॉर्ड करते हैं, और कैश बेसिस पे जो छोटी फर्म्स होती हैं जिसमें कैश ट्रांजैक्शन बहुत ही ज़्यादा होती हैं, कैश बेसिस में जो है वो जिसमें उधारी बहुत कम चल रही हो, तो वो जो है कैश बेसिस पे अपने एंट्रीज को जो है रिकॉर्ड करते हैं। और जो ज़्यादातर बिजनेस एंटरप्राइज है, जो कंपनीज है, वो एक्रूअल बेसिस पे करती हैं। और इसको जो है प्रोफेशनल्स जो होते हैं, सीए, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स जो होते हैं, वो इनको जो है पेशेवर लोग जो है वो इनको रिकॉर्ड करते हैं। तो आइए पढ़ते हैं डबल एंट्री मैकेनिज्म को, कि डबल एंट्री मैकेनिज्म क्या होता है। टू रिकॉर्ड एवरी ट्रांजैक्शन, हर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए वन अकाउंटिंग इज डेबिटेड एंड वन अकाउंट इज क्रेडिट। जैसे कि मैंने आपको डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, एक अकाउंट डेबिट होता था, हर अकाउंट की हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होते थे, एक डेबिट और क्रेडिट। इसमें भी वही है। जैसे कि अगला एक चैप्टर है जर्नल, वो इसी का ही चैप्टर है, इसी डबल एंट्री उसको भी बोला जाएगा। जैसे कि किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए एक अकाउंट डेबिट होता है तो दूसरा क्रेडिट होता है, तो इसी को ही बोला जाता है डबल एंट्री मैकेनिज्म। दिस इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल एवरी डेबिट हैज अ क्रेडिट। जैसे कि ये उस प्रिंसिपल पे काम करता है कि हर डेबिट का एक क्रेडिट है। जैसे कि हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होते हैं, एक टेक वाला होता है, एक गिव वाला होता ही है। टेक एंड गिव दोनों ट्रांजैक्शन, एक ट्रांजैक्शन में टेक एंड गिव होता ही होता है, एक लेने वाला होता है, एक देने वाला होता ही है। जैसे कि एक डेबिट होगा या तो एक क्रेडिट होगा, इन दोनों में जो है एवरी डेबिट हैज अ क्रेडिट, हर लेने वाले पे देने वाला होगा ही होगा।
द डबल एंट्री बुक कीपिंग, इसी को ही जो है डेबिट और क्रेडिट के हिसाब से हम जब लिखते हैं वो बुक में एक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, उसे ही बोला जाता है डबल एंट्री बुक कीपिंग। सीक्स टू रिकॉर्ड एवरी ट्रांजैक्शन एक्शन इन मनी और मनी वर्थ इन डुअल एस्पेक्ट, हर ट्रांजैक्शन को जो है डुअल एस्पेक्ट पे देखता है, डुअल एस्पेक्ट के हिसाब से देखता है। द एडवांटेज ऑफ डबल एंट्री मैकेनिज्म, इन दोनों की जो है इनकी एडवांटेजेस को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले एडवांटेज आ जाती है सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, ये जो है एक सिस्टमेटिक मैनर से अपनी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है, एक सिस्टम वाइज जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पे जो है वो रिकॉर्ड करता है। इसमें क्या होता है, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग जो होते हैं हमारे, उनको जो है डिसीजन मेक करने में मदद मिलती है। यूज़र मैंने आपको समझा दिए थे, जो है हमारे बिजनेस को चलाने में, एक्सटर्नल हो या चाहे इंटरनल चलाने में मदद कर रहे हो, हमें माल दे रहे हो या हमारे बिजनेस में जो है इन्वेस्ट कर रखा हो पैसा, तो उन्हें जो है डिसीजन मेक करने में भी ज़्यादा मदद मिलती है। तो सेकंड जो आ जाता है वो है कंप्लीट रिकॉर्ड, ये जो है रिकॉर्ड बहुत एस्पेक्ट, दोनों एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करके ट्रांजैक्शन को और नरेशन के साथ जो है रिकॉर्ड करता है। नरेशन मतलब ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर दिया तो साथ में लिख दिया कि सेल हुई है इसलिए रिकॉर्ड किया है, या परचेज हुई है इसलिए रिकॉर्ड किया है। ये आपको अगले चैप्टर में अच्छे से समझ आएगा, सब के सब जो है मैं आपको सिखा दूंगा इसमें। एक्यूरेट रिकॉर्ड्स जैसे कि सिस्टमेटिक मैनर से हम इसको रिकॉर्ड करते हैं, उसका समराइज करके ना हम जो है इसकी एक्यूरेसी रेट जान सकते हैं कि एक्यूरेसी जो है इसकी चेक हो सकती है, इसका जो है निष्पादन हो सकता है, निष्पादन नहीं, इसको जो है चेक किया जा सकता है इसकी एक्यूरेसी को, उसको समराइज करके, इसी जो है डबल एंट्री मैकेनिज्म की वजह से। ऑपरेशनल रिजल्ट्स हमें पता चलते हैं, हर एंट्री को हम रिकॉर्ड करते हैं तो हम क्या बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं एक, जिसमें हमें जो है रिजल्ट का पता लगता है कि हमारे बिजनेस को प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, वो भी जो है इसी की वजह से, क्योंकि यही जो स्टेप होता है सबसे पहले हम इस स्टेप में जो है रिकॉर्ड्स करते हैं, आगे की जो अकाउंटिंग प्रोसेस है उसमें डालते हैं, तो उसमें जो है प्रॉफिट और लॉस अकाउंट हम बनाते हैं, तो इससे जो है हमें रिजल्ट पता लग जाता है कि हमारे बिजनेस को प्रॉफिट हुआ है या लॉस। फाइनेंशियल पोजीशन पता लग जाती है, हमने बैलेंस शीट, मैंने आपको बेसिक बैलेंस शीट बताई थी, जिसमें हमें ये इसकी वजह से ही हमें यही पता चल जाता है कि हमारे बिजनेस के पास कितने एसेट्स हैं और हमारे बिजनेस की कितनी लायबिलिटीज़ है, यानी कि कर्जा है। पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड, ये जो है मिनिमाइज कर देता है इस सिस्टम में जो है, अगर हम अपनी एंट्रीज करते हैं डबल एंट्री बुक कीपिंग या डबल एंट्री मैकेनिज्म में, हम जो है अपनी एंट्रीज करते हैं, ट्रांजैक्शन करते हैं, तो इसमें फ्रॉड की संभावना जो है बहुत ही कम हो जाती है। जैसे कि पहले एक चलता था सिंगल एंट्री रिकॉर्ड्स, वो जो है अनसक्सेस हो गया, आगे इसका भी एक चैप्टर है उसको भी हम पढ़ेंगे। अभी जो है मॉडर्न में यही चल रहा है डबल एंट्री मैकेनिज्म, सभी कंपनियां, सभी बिजनेस इंटरप्राइज जो है इसी को ही अपनाती हैं और इसी के हिसाब से अपनी अकाउंटिंग एंट्रीज को रिकॉर्ड करती हैं। तो धन्यवाद दोस्तों मेरी वीडियो को एंड तक देखने के लिए। इसी वीडियो में हमने जो है इस चैप्टर अकाउंटिंग फॉर बिजनेस ट्रांजैक्शन, इसको जो है ख़त्म कर दिया है पूरी तरीके से। आप जो है पिछली वीडियोस लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके एक बार पिछली वीडियोस भी देख सकते हैं, वरना आई बटन पे सारी वीडियोस आपको जो है मिल गई होंगी, उसमें भी जाके आप एक बार देख सकते हैं। तो अगली वीडियो में जो है हम नया चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर 5, जिसका नाम है जर्नल। ये भी आपका जो है इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसी पहला स्टेप आप मान लीजिए अकाउंटिंग का है, इसी को सीख लेंगे तो आपकी जो है आगे की अकाउंटिंग और अच्छे से जो है समझ में आ जाएंगी। तो चलते हैं हम भी। प्लीज़ मेरी वीडियो को जो है ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो हैव अ नाइस डे।